हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है उसके लिए संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है और उसी संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट दिया जाता है और जिसके माध्यम से आप लोग अपना मूल्यांकन करते हैं कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है और उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। तो अभी तक 7 टेस्ट सीरीज़ का आयोजन करवाया जा चुका है। आज हम 8वां टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन है ए हाजीपुर, बी वीरपुर, सी लखनऊ और डी नोएडा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी वीरपुर। ठीक है। अगला है सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए नीतीश कुमार, बी राजनाथ सिंह, सी सुशील कुमार मोदी और डी विजय कुमार चौधरी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर जाएगा डी विजय कुमार चौधरी। तो सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी हैं। अगला है कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है ए नवादा, बी नालंदा, सी राजगीर और डी गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 का इसका उत्तर हो जाएगा सी राजगीर। तो राजगीर जो है इसके प्रथम चरण से संबंधित नहीं है। 3 जिलों में योजना शुरू की गई है, नवादा, नालंदा और गया। और इसमें क्या होगा कि इसको गंगा पेयजल योजना भी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि जो उत्तर भारत की नदी है गंगा, उसका जो जल है वो दक्षिण बिहार की जो जिले हैं उनमें पहुंचाया जाएगा। ठीक है। अगला है 4 नंबर प्रश्न। रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक जो है वो बन गई है? ठीक है, कौन? रोबोट जो है वो सोफिया नाम है। ऑप्शन है ए यूएसए, बी जापान, सी चाइना और डी सऊदी अरब। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी सऊदी अरब। अगला है बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? ऑप्शन है ए उमंग कुमार, बी प्रकाश झा, सी राजकुमार हिरानी और डी प्रियदर्शन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए उमंग कुमार। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो फिल्म बनी है, बायोपिक बनी है उन पर, उनके निर्देशक कौन है? उमंग कुमार हैं। ठीक है। अगला है ए एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए विक्रम, बी वीएस नायपाल, सी शशि थरूर और डी तुलसी गैबार्ड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 नंबर का एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी है इसका, शशि थरूर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? ऑप्शन है ए दूध, बी रक्त, सी घी और डी मक्खन। तो आपसे क्या पूछ रहा है इस प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 7 का दोस्तों? घी। तो घी जो है वो कोलाइड का उदाहरण नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जा रहा है? ऑप्शन है ए कोलाइड बनने से रोकने के लिए, बी कोलाइडों को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में, सी मिश्रण को अस्थायी करने में और डी सुगंधित करने में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी कोलाइडों को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में जिलेटिन का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जा रहा है। ठीक है। अगला है किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है ए इन्वर्टेज, बी जाइमेज, सी माल्टेज और डी डायस्टेज। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी जाइमेज। तो जाइमेज की उपस्थिति में क्या होता है कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है C2H5OH में परिवर्तित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम जो है वो किसका खनिज है? ऑप्शन है ए बॉक्साइट, बी डोलोमाइट, सी चाल्कोपाइराइट और डी इल्मेनाइट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी इल्मेनाइट। तो टाइटेनियम युक्त जो खनिज है वो किसका अयस्क है भारत में? इल्मेनाइट है। ठीक है। अगला है रेडियो सक्रियता दर्शाने वाले हल्के तत्व हैं। ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी ड्यूटेरॉन, सी ट्रीटियम और डी हीलियम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा सी ट्रीटियम। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। फोटोन एक है, क्या है? ऑप्शन है ए प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा, बी प्रकाश का एक क्वांटा, सी एक धनावेशित कण और डी प्रकाश की तीव्रता मापने का एक यंत्र। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा। ओके। अगला है सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब? ऑप्शन है ए पानी में डुबोए जाते हैं, बी तेल में डुबोए जाते हैं, सी लोहे के टुकड़ों के निकट लाए जाते हैं और डी गर्म किए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 नंबर का इसका उत्तर हो जाएगा डी गर्म किए जाते हैं। ठीक है। अगला है 14 नंबर प्रश्न।
एक फ्यूज तार की क्षमता धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए तार की लंबाई पर, बी तार की परिधि पर, सी तार के पदार्थ पर और डी इसमें प्रवाहित धारा पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का? इसका उत्तर जाएगा ए तार की लंबाई पर। तो फ्यूज तार की जो क्षमता है वो तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। अगला है 15 नंबर, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन है ए अधिक शक्ति के स्थानांतरण हेतु, बी शक्ति क्षय को कम करने हेतु, सी अधिक धारा प्रवाह हेतु और डी शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। ठीक है। अगला है हीरे की चमक का क्या कारण है? ऑप्शन ए आकार, बी कटाई, सी परावर्तन और डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरे जो चमकता है तो इसके हीरे की चमक का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है। अगला है बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है ए नालंदा, बी गया, सी नवादा और डी लखीसराय। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी नवादा। तो बिहार में जो जलप्रपात है काकोलत जलप्रपात वो किस जिला में स्थित है? तो नवादा में स्थित है। ठीक है। अगला है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? आप लोगों ने बताया था कि जो पश्चिम चंपारण का एरिया है बिहार का, तो यहाँ पे क्या है कि वो जो है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है ए पश्चिम चंपारण, बी गोपालगंज, सी पूर्वी चंपारण और डी सिवान। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी पूर्वी चंपारण। तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है वो पश्चिम चंपारण में स्थित होगा। ठीक है। अगला है 19 नंबर प्रश्न देखें। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? ऑप्शन है ए मध्य कैलिफोर्निया, बी उत्तरी न्यूजीलैंड, सी मध्य चिली और डी अफ्रीकी का दक्षिणी छोर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 19 का? इसका उत्तर होगा बी उत्तरी न्यूजीलैंड। तो कौन सा जो भूमध्य प्रकार का जलवायु नहीं है किसमें? उत्तरी न्यूजीलैंड में। ठीक है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान प्रश्न है ये दोस्तों, आप सभी को पता होगा इसका उत्तर। ऑप्शन है ए 37, बी 38, सी 39 और डी 36। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 का? उत्तर हो जाएगा बी 38। तो बिहार में जो है कुल जिलों की संख्या कितनी है? 39 है। ठीक है। अगला है प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? ऑप्शन है ए 906, बी 891, सी 903 और डी 918। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का? इसका उत्तर रहेगा डी 918। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? 918 है। ठीक है। अगला है नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य क्या है? तो उसका ऑप्शन है क्या? ए ग्रामीण शाख, बी औद्योगिक शाख, सी शहरी शाख और डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 22 का? इसका उत्तर हो जाएगा ए ग्रामीण शाख। तो नाबार्ड जो है जो शिवरामन समिति के गठन की गई थी, इनको उनकी संस्तुति पे जो है इसकी जो है निर्माण की गई थी नाबार्ड की। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण शाख को बढ़ावा देना। ठीक है। अगला है मुख्य रूप से सामान्य मानव सूचकांक विकास सूचकांक में सम्मिलित है। ऑप्शन है ए जीवन प्रत्याशा, बी प्रति व्यक्ति आय, सी साक्षरता और डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी उपर्युक्त में से सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब प्रभावी हुआ था? ऑप्शन है ए 1998 में, बी 1999 में, सी 2001 में और डी 2002 में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 24 का? इसका उत्तर हो जाएगा डी 2002 में। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब प्रभावी हुआ था? 2002 ईस्वी में। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्ष का अंतराल था? कौन कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी कोई अंतराल नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 25 का 3 वर्ष। ठीक है। अगला कहते हैं, भारत के संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन से किया जाता है? आप लोग पता है कि संचित निधि और आकस्मिकता निधि 2 प्रकार की निधि होते हैं। ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है आप लोगों से कि संचित निधि का भुगतान जो है किसके निधि से किया जाता है, किसके अनुमोदन से किया जाता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारतीय संसद, सी भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री और डी संघ के वित्त मंत्री। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 26 का? भारत की संसद। तो संचित निधि से भुगतान संसद के अनुमोदन के पश्चात ही किया जा सकता है। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? ठीक है। आप यहाँ इसको संशोधन पढ़ेंगे। ठीक है। तो भारतीय संविधान संशोधन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्य का विधानमंडल और डी राष्ट्रपति और ई है
उपराष्ट्रपति। तो इसका जो है उपयुक्त में से कौन सा सत्य और नहीं रहेगा इसका, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी 1 और 2। तो लोकसभा और राज्यसभा के संसूची से किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 74 का 1, बी अनुच्छेद 78, सी अनुच्छेद 352 और डी अनुच्छेद 356। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा सी अनुच्छेद 352। तो 352 के 3 के तहत क्या हुआ है कि भारतीय संविधान में प्रथम बार कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा। ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके और डी जिलाधीश। इसका उत्तर क्या है दोस्तों, सी ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके वो पंचायत सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन है ए केवल संसद द्वारा, बी केवल राज्य विधानमंडल द्वारा, सी संसद और राज्य विधानसभा दोनों के द्वारा और डी विधान परिषद के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 30 का ए केवल संसद के द्वारा। तो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है, केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी संसद के दोनों सदन। तो इसका उत्तर क्या हो जाए दोस्तों, 31 का डी। ठीक है, आप लोग पता है कि राष्ट्रपति पे अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है और उसी महाभियोग की प्रक्रिया के तहत संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के पश्चात क्या होता है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, अध्यादेश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए राज्य के मुख्यमंत्री, बी राज्य के राज्यपाल, सी भारत के राष्ट्रपति और डी केंद्रीय संसद। ऑप्शन है ए राज्य के मुख्यमंत्री, बी राज्य के राज्यपाल, सी भारत के राष्ट्रपति और डी केंद्रीय संसद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी राज्य के राज्यपाल। तो राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है। कौन सा, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन और डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 33 का ए। तो भारत दुर्दशा जो नाटक है उनके लेखक कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, अगला है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है ए सर सैयद अहमद, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक और डी दादा भाई नेहरूजी। तो यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अगला है, सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है ए 1657 ईस्वी, बी 1668 ईस्वी, सी 1672 ईस्वी और डी 1690 ईस्वी। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, इसका हो जाएगा ए 1657 ईस्वी। तो सतनामी पंथ की स्थापना 1657 AD में हुई थी। ठीक है, अगला है, खुलसत उल तवारीख किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है ए सुजान राय खत्री, बी श्रीकांत, सी अबुल फजल और डी खाफी खां। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए सुजान राय खत्री के द्वारा। ठीक है, अगला है, इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था। ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 37 का शाहजहां। तो आना सिक्के का प्रयोग किसने किया था, शाहजहां किया था। आप लोगों को पता है कि 1 रुपये में जो है कुल 16 आना होते हैं और इसी के तर्ज पे जो है शाहजहां ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला है, इनमें से किस मुगल शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज शमसी का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा बी इल्तुतमिश। तो गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के पास हौज शमसी का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी इसमें शामिल थे और इल्तुतमिश भी शामिल थे। ठीक है, अगला है, राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन है ए सोमनाथ, बी कलहन, सी अमीर खुसरो और डी शारंगदेव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 39 का ए सोमनाथ। तो राग विबोध के लेखक कौन है, सोमनाथ हैं। ठीक है, अगला है 40 नंबर प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद इस सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है ए
इब्नुल अरबी, बी जलालुद्दीन रूमी, सी फरीदुद्दीन अत्तार और डी मंजूर हल्लाज। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए इब्नुल अरबी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है इसका ए पालवंशीय रामपाल से, बी चालुक्य वंशीय विक्रमादित्य छठा से, सी गुर्जर प्रतिहार वंश के रामचंद्र से और डी परवार वंश के भोज वंश से। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 41 का ए पाल वंशीय रामपाल से। तो संध्याकर नंदी के लिए प्रसिद्ध ग्रंथ जो है रामचरित, विषय वस्तु का संबंध किससे है? तो पाल वंशीय रामपाल से है। ठीक है, अगला है गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? ऑप्शन है ए काशार्पण, बी पर्ण, सी शतमान और डी दीनार। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर जाएगा डी दीनार। तो गुप्त स्वर्ण मुद्राएं किस अभिलेखों के नाम से अंकित है? दीनार के नाम से अंकित है। ठीक है, अगला है प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी वररुचि और डी अमर सिंह। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 43 का वररुचि। तो प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? वररुचि हैं। अगला है 44 नंबर। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुंफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? तो ये अभिलेख है हाथी गुंफा अभिलेख, किसके नाम से, वो किसने करवाया था? कलिंग नरेश खारवेल थे। वो किस भाषा में है? ऑप्शन है ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत और डी तमिल। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है ए प्राकृत। तो ये प्राकृत भाषा में है। ठीक है, अगला देखते हैं 45। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 14 और डी 6। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 45 का बी 12। तो अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं 46 नंबर। इनमें से कौन शक वंश की कार्दात्मक शाखा का संस्थापक था? तो ऑप्शन है ए चस्टन, बी रुद्राद्रमन प्रथम, सी नहपान और डी जयदामन। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 46 का ए चस्टन। ठीक है, अगला है 47। निम्न में से किस जानवर को सांची स्तूप की कलाकृतियों में अंकन नहीं किया गया है? फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे? नहीं किया गया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। किसमें? सांची स्तूप की कलाकृतियों में। तो ऑप्शन है ए मछली, बी सांप, सी कछुआ और डी बंदर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 47 का डी बंदर। तो सांची स्तूप की कलाकृति में बंदर का अंकन नहीं किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 48 नंबर। किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और डी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 48 का डी। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है वैश्विक नवाचार में भारत का स्थान क्या है? मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन है ए 50वां, बी 40वां, सी 60वां और डी 42वां। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 49 का बी 40वां। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार में भारत का स्थान कितना है? 40वां है। ठीक है, अगला देखते हैं सलीम दुर्रानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं आपसे? सलीम दुर्रानी किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी पत्रकारिता, सी हॉकी और डी डॉक्टर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है ए क्रिकेट। तो सलीम दुर्रानी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट को देखा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया होगा और आगे भी इसी तरीके से अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई जो है निरंतर रूप से जारी रखिए। धन्यवाद।